हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान की निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में आया हुआ था, और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है भाग 9, ठीक है, भाग 9 को जोड़ा गया था, और जिसका शीर्षक यानी कि टॉपिक पंचायत था, टाइटल। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान इसमें शामिल हैं। साथ ही देखिए 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है, भाग 11 और 11वीं अनुसूची, जिसमें कि 29 विषय को शामिल करके इसको जोड़ा गया था। 73वें संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। ओके, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, जो कि अभी तक ये लागू की गई है। समिति ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली का भी सुझाव दिया था। अब अशोक मेहता समिति 1977, यानी कि इसमें द्विस्तरीय प्रणाली, अशोक मेहता ये 2 नाम है, ठीक है, तो ये द्विस्तरीय हो गया। बलवंत राय मेहता ये 3 है, तो त्रिस्तरीय, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जीवी के राव समिति 1985 में आई थी, और इसने संस्थाओं को, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं जो भी हैं, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो जीवी के राव समिति के द्वारा 1985 में पहली बार ये ऐसी समिति थी जिसने कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष। ओके, तो देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया और सदस्यों के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि इसके पहले 5 वर्ष था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 के तहत, ठीक है, गठित एक वैधानिक निकाय है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BN राव, ठीक है। तो संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं। तो कानूनी सलाहकार सर BN राव को घोषित किया गया। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को पदभार संभाला था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये सबकी सर्वसम्मति से प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में बात करें, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 3। क्यों? क्योंकि इसमें मूल अधिकार आते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त देता है। इसमें 5 तरीके की रिट जारी की जाती है: हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, ठीक है। इन सभी के तहत व्यक्तियों को अपनी मांगे रखने की आज़ादी होती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11 तक। भाग 3 में है देखिए मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 नंबर तक के अनुच्छेद में है, जिसमें से 32 नंबर का जो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा, जिसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भाग 4 में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि 36 से 51 तक अनुच्छेद तक आते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, प्रदान किया? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए जो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 2009 में आया था। ये भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार, इसको प्रदान किया गया था 21A, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया कि ये शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो सकते, इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
अदरवाइज देखा जाए एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है इसको हमने लिया है आयरलैंड से, IRELAND। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो प्रक्रिया होती है इसको आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से ये सभी चीज़ें जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित हैं, रेसिडुअल पावर इसको कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं अपने संविधान में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको हमने लिया है। ध्यान में रखिएगा कि जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। वहाँ से हमने और भी कुछ प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में। तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, तो ये सभी चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से लिए हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने देखी संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, तो ये सभी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में लिए हैं। और जो डुअल सिटीजनशिप है यानी कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बट हमारी जो है एकल नागरिकता वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। मंत्रिपरिषद राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब मंत्रिपरिषद है ये, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों या उनकी समिति में बोलने का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों में या उनकी समिति में बोलने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की देखभाल करता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वित्त आयोग। ओके, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर 5 साल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए किया जाता है और एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो भारत सरकार के द्वारा इसको शासित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी की सहमति से की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के सहमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से की जाती है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 352। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार अनुच्छेद नंबर 352 ये 3 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक कोई उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय कैबिनेट उन्हें लिखित रूप से सूचित न कर दे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है। निम्नलिखित में से संसद को बुलाने या स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। तो संसद को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में संसद को बुलाने, स्थगित करने सभी अधिकार हैं और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप जैसे विषयों को राज्य सूची से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? समवर्ती सूची में। तो ये 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 42वें संशोधन के अंतर्गत जो राज्य सूची के कुछ विषय थे उनको स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में कर दिया गया था। समवर्ती सूची जिसको कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस पर कानून बनाती हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये सभी विषय होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ये विषय हैं शिक्षा, वन, जंगली जानवरों, पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप। ये सभी इनको ऐड ऑन किया गया था समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 214 से 231 तक। तो इसमें उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से ये संबंधित है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिर। तो ये देखिए भाग 6 में है ये, और ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसको किसी भी समय हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के ये जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कौन अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष किसी भी समय उपसभापति को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसी कोई पूर्व सिफारिश न की जा सके उसके लिए हम साधारण विधेयक जो है उसको हम पेश कर सकते हैं। तो साधारण विधेयक भारतीय संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना ही हम पेश कर सकते हैं। ये विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होते हैं। साधारण विधेयक वित्तीय विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी भी अन्य मामले से संबंधित होते हैं, ठीक है। वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये तीनों ही अलग होते हैं फ्रॉम साधारण विधेयक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति की अवधि क्या होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तो वो होती है CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अवधि। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो CAG सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां का बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं, और ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इस सभी चीज़ों का ऑडिट करना, मैनेज करना, ये कौन करता है? CAG। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौथी। तो देखिए जो चौथा हमारा ये अनुसूची है, इसमें राज्यसभा की सीटों को भारतीय संविधान में आवंटित किया गया है, और सीटें जनसंख्या के बड़े आकार पर इसमें निर्भर करती हैं। छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि सीटें बड़ी आबादी वाली राज्यों को प्राप्त होती हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि 12वें, ठीक है। 12वें संविधान संशोधन के तहत पहली अनुसूची में संशोधन किया गया और गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए ध्यान में रखिएगा ये 1962 में हुआ था, जिसके तहत गोवा, दमन, दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। फिर देखिए 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 11 टोटल हैं ये नंबर में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार भारत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया था, ठीक है। 44वां संशोधन अधिनियम ये 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, फिर इसको रखा गया था 12वीं अनुसूची में। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, ये चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बना दिया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989, ये मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ये 93 में लागू हुआ था, आया था 1992 में। तो पंचायती राज का प्रारंभ संविधान में जो भाग 9 है इसका जुड़ना और अनुसूची 11 भी जुड़ा हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में आया। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत हुई और 1 जुलाई को हम मनाते हैं GST डे या फिर डॉक्टर डे भी। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में आए। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण EWS, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 10। तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक ये प्रावधान है नागरिकता से संबंधित, जिसमें कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 10 में है।
तो ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता अधिकारों का बने रहना कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के अनुसरण में भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक बना रहेगा। यह अनुच्छेद नंबर 10 कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद नंबर 42। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। इसके तहत जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 42वें संशोधन के बाद में प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये सभी जोड़े गए थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में किया गया। तो 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। उस टाइम पे महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वही होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा भी ये लोग दे सकते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। बीमारी, सेवानिवृत्ति, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए या उनकी पदरिक्ति हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 74(1). ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है वो कौन था? तो वो थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी कि KM मुंशी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है किसको? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसको कि नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यही आ गया क्वेश्चन अगेन, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थी: अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की पहली बैठक में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम ड्यूरेशन में। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस संविधान, ये जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद, ये अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। पंचायत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है, इसमें स्थानीय स्वशासन, जिसको कि हम रिपन की देन जानते हैं, जो लॉर्ड वाइसरॉय ये सब हुआ करते थे, उसमें जो रिपन का नाम सामने आता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है, इसमें स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के तहत पंचायतों का गठन, उनकी संरचना और चुनाव से जुड़े नियम इसमें शामिल हैं। 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, GV राव समिति ने इसकी पहली पहल की थी 1985 में, और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें कि 29 विषय आते हैं कुल।
और हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय की। ठीक है, तो कौन कौन से कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम किया जाए तो ये न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। ठीक है, ये आपको वैसे प्रस्तावना याद होना चाहिए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसके पास में होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संसद के पास में होता है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार संसद के पास में होता है। भारत में नए राज्य का गठन संबंधित राज्य की विधानसभा में एक विधेयक लाकर किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान का वर्णन किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14 में। तो अनुच्छेद नंबर 14 में कानून का समान संरक्षण यह प्रावधान किया गया। और ध्यान में रखिएगा कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, कानूनों के समान संरक्षण ये अमेरिका संविधान से लिया गया, ये जो कि अनुच्छेद 14 में ये दोनों ही वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19(1). ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जैसे कि ये टोटल 6 टाइप्स के हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होना, संघ या यूनियन सहकारी समितियां बनाना, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बस जाना, कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार एवं कारोबार करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? करेक्ट आंसर इस जाएगा इसका अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। तो अनुच्छेद 40 जो है, ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य और अधिकार उन्हें दिए जाएं, जो मुखिया लोग बनते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 123। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद नंबर 123 है, इसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो संसद के सदनों में से एक सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 76 में आते हैं, इनकी बात की जाती है वहाँ पे। और ये दोनों सदनों की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, कौन? जो भारत के महान्यायवादी होते हैं अनुच्छेद 76 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हटने के लिए त्यागपत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर इससे पहले भी पद छोड़ सकते हैं। नियुक्ति देखिए बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 155 के मुताबिक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको लगाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहता है। इसे प्रत्येक 6 माह में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग ये जो 18 है, उसमें आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 में, और राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल ये 360 में आता है। ठीक है, अगर कोई बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण कोई आपातकाल लगे उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं 352 में। ये होता है
राष्ट्रपति शासन इसको कहते हैं। तो राज्य आपातकाल होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में लगता है। और जब कोई वित्तीय संकट मतलब पैसे वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए देश में तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है। ये सभी प्रावधान दिए गए हैं भाग 18 में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की बात की गई है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324। ठीक है, तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये बात की गई? तो अनुच्छेद नंबर 324। ओके, ध्यान में रखिएगा 324 से लेके 329 तक, मतलब भाग 15 में इसको बात की गई है। 324 से लेकर 329 तक हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में ये सभी प्रावधान हैं। और अनुच्छेद जो 324 है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के निहित होना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 और ये भाग 20 में स्थित है। और इसको हमने साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जो भी हम संविधान में संशोधन करते हैं वो अनुच्छेद नंबर 368 में आता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के थ्रू इसको हम चेंज कर सकते हैं जो भी मौलिक अधिकार में संशोधन वगैरह आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्यों की ये मतदान होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, भाग 3 में आते हैं ये मौलिक अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं इनकी पूरी ये लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार 32 से 35, तो ये 32 में आते हैं बेसिकली। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए थे, जैसे बाजार, सड़कें, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पेयजल आदि महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल थे। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल थे जो कि नगरों से संबंधित थे। ये ग्रामीण से संबंधित है और वो नगरों से था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 371। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 371 में जो राज्य हैं उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 356। ये हमने देखा भी था अभी। ओके, तो अनुच्छेद जो 356 है राष्ट्रपति शासन, ये दो अनुच्छेद 356 और 365 के आधार पर लगाया जा सकता है। 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। लेकिन जो अनुच्छेद 365 है इसका संबंध होता है कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावित करने में असफल होता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 30 वर्ष। ओके, और लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष है, ये हमने अभी देख लिया। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद नंबर 110 में क्या है? मनी बिल, धन विधेयक है। तो संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। एक विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, भारत के संचित निधि में व्यय या प्राप्ति, ये तीनों ही संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं, तो उसको हम धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ ही लोकसभा में पेश किया जाता है पहले। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का होता है दी एंड, और एक टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई है? ऑप्शन आर अनुच्छेद 324, 352, 80, 42। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए और कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा।